नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले इस चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। इन चुनाव में जहां अखिलेश का परिवारवाद हावी दिखा, तो वहीं जाति समीकरण साधने में भी अखिलेश पीछे नहीं रहे। लेकिन बीजेपी ने आजमगढ़ में निरहुआ को उतारकर अखिलेश के गणित को बिगाड़ने की कोशिश की। वहीं रामपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि यहां एसपी से आजम के करीबी को टिकट मिला है, तो बीजेपी ने भी कभी आजम के करीबी रहे घनश्याम लोधी को टिकट दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आजमगढ़ में भी क्या परिवार भरोसे हैं अखिलेश? टिकट बांटने में एसपी नेताओं को क्या दरकिनार किया गया है? एमवाई फैक्टर के जरिए किलेबंदी की कोशिश में क्या समाजवादी पार्टी है? उपचुनाव के नतीजों में क्या दिखेगा 2024 का ट्रेलर? निरहुआ की एंट्री से बैकफुट पर क्या अखिलेश यादव आ गए हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव की जंग में योद्धाओं ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी ताल ठोक दी है। आजमगढ़ से बीजेपी ने जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भरोसा अभी भी परिवार पर ही टिका हुआ है। अखिलेश ने यहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश ने मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने के लिए यहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। आजमगढ़ सीट पर अखिलेश जिस मुस्लिम यादव वोट के सहारे चुनावी नैया पार करने की तैयारी में थे, वो अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी ने अखिलेश के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। अखिलेश ने जहां धर्मेंद्र को मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारकर अखिलेश को झटका दिया है। बीजेपी ने निरहुआ को उम्मीदवार बनाकर यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा दी है। आजमगढ़ के जातीय समीकरण को समझे तो यहाँ 24% मुस्लिम मतदाता, 26% यादव और 20% दलित वोटर हैं। अखिलेश को भले ही 2019 के चुनाव में मुस्लिम यादव वोट मिल गया था, लेकिन मौजूदा समय में सियासी समीकरण बदल चुके हैं और वैसे भी बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट और बीजेपी के यादव उम्मीदवार की वजह से वोट कटने का डर है। इस सीट से परिवार के सदस्य धर्मेंद्र को टिकट देकर अखिलेश ने बहुत कुछ साधने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर एसपी पर वंशवाद का आरोप लगा रही है। वो वंशवाद की पार्टियां हैं, वो अलग निकल ही नहीं सकते, और इसलिए जनता जनार्दन इस पर हमें लगता है समाज के सभी लोग वोट देंगे, और जो लड़ाई हमें लगता है सपा को तीसरे नंबर पर न रहे। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर ही परिवारवाद होने का आरोप लगा दिया। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पर न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखें। कहा जाता है कि आजमगढ़ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था, ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए हैं। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, रामपुर के रण का ताना बाना भी जातीय समीकरण को साधते हुए बुरा गया है। रामपुर में एसपी ने आजम के करीबी आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया है, तो वही बीजेपी ने यहाँ से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। विकास, आपसी भाईचारा, रामपुर का अच्छा माहौल, रामपुर को एक पुरअमन शहर बनाना, जैसे आजम खान साहब ने बनाया है। आसिम के नाम का ऐलान खुद आजम खान ने किया था। ये फैसला इस बिना पर लिया गया है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी आवाज में कितना। पहले ऐसे कयास लग रहे थे कि आजम की पत्नी तंजीम को पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि टिकट आजम खान की मंजूरी से ही दिया गया। टीम न्यूज स्टेट। आजमगढ़ में नामांकन करने के बाद दिनेश यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं यही कहूंगा आजमगढ़ की जनता से कि भैया आप लोगों ने परिवार के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए बहुत बार सोचा, एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए, और आपने सबको मौका दिया। एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र में, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे रफत फातिमा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। और शुरुआत चर्चा की रफत फातिमा जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि उपचुनाव से कांग्रेस गायब है। कांग्रेस को खुद पर भरोसा नहीं है या फिर कोई है ही नहीं कांग्रेस में लड़ने के लिए जो लोकसभा का उपचुनाव जिसके दम पर लड़ा जाए? आखिर लोकसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है उससे कांग्रेस ने अपने आप को अलग क्यों कर लिया? जिस तरीके से आप राहुल जी देख रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो हमने अपने नतीजे देखे हैं और हमारे पार्टी में जिस तरीके से जो आत्म चिंतन भी हो रहा है, मंथन भी हो रहा है, लगातार शिविर लग रहे हैं। हम अपने संगठन को लेकर ज्यादा इस टाइम गौर फिक्र में हैं। और जहां तक के चुनाव में कैंडिडेट न उतारने का, तो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बहन जी ने भी नहीं उतारे, ऐसे बहुत सारी पार्टियां तो नहीं उतार रहे। आजमगढ़ है नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारे तो इसके पीछे ये मकसद है कि मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। नेशनल पार्टी है मैडम। फिलहाल हम लोग का जो मेन जो फोकस है वो 2024 है। हम पहले संगठन पे पूरी तरीके से जो उसके पुनर्निर्माण पे एक तरीके से मंथन हो रहा है और प्रियंका जी लगातार इसको देख रही हैं खुद से कि वो कैसे क्या करे, संगठन को मजबूत करें। और 2024 क्या ऐसा नहीं लगता कि मजबूती से वोटर्स के बीच संदेश जाएगा, जमीन पे उतरे और फिर से जो वोटर्स के बीच संदेश जाएगा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस में दम नहीं है, तो फिर 2024 में कैसे भरोसा कर सकती है? नहीं हो सकता, मीडिया का परसेप्शन हो सकता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये मेरा सवाल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस अपने को मजबूत दी, कांग्रेस हर जगह अपने को मजबूत देख रही है। और कांग्रेस ने ही लड़ाई अगर देखा जाए विधानसभा में, आप देख लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, मुखर होकर अगर कोई बोला है तो सिर्फ कांग्रेस बोली है। तो हार जीत तो देखिए रफत जी, हार जीत तो लगी रहती है। चुनाव है, किसी कोई जीतेगा कोई हारेगा। हार के डर से बैकफुट पर जाना हमें नहीं लगता कि डर की राजनीति नहीं करी जाती है। डरते वो लोग हैं जो है आगे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, डरते वो लोग हैं। तभी तो हथियार आप लोगों ने डाल दिया उपचुनाव में। हमने तो आगे की बताई आपको स्थिति कि हम। अभिषेक राय जी, हमें लगा था कि कोई सैफई परिवार से अलग चुनाव लड़ेगा आजमगढ़ में, लेकिन अंततः क्या हुआ कि परिवार से ही कोई व्यक्ति आया, उसने नामांकन दाखिल किया और ताल ठोक दिया और ये बता दिया कि सैफई परिवार से अलग कोई नहीं। क्या उम्मीदवार नहीं या कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, केवल भरोसा सैफई परिवार पर ही है? देखिए राहुल जी, मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाह रहा हूँ। हमारी पार्टी से सुशील आनंद जी को टिकट दिया गया था आजमगढ़ से लड़ने के लिए। वो दलित परिवार से आते थे और बलियारी बाबू जो एक बड़े नेता थे उनके पुत्र थे। लेकिन सुशील आनंद जी ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि वो आजमगढ़ सदर और फूलपुर, जहाँ वो पैतृक निवास है, वहां के दोनों के वोटर लिस्ट में उनका नाम था। और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है, जैसे शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, तो ये उनके पर्चे को निरस्त करा देते इसी आधार पे। तो उन्होंने बोला किसी और को कैंडिडेट करके लड़ाया जाए। हमारी पार्टी से, मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ, हमारी पार्टी से आजमगढ़ की जिला इकाई से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया गया था कि या तो धर्मेंद्र जी को लड़ाया जाए या तो डिम्पल यादव जी को लड़ाया जाए चुनाव वहां से, क्योंकि हमें सीट जीतनी है और सीट हम मजबूती से जीतेंगे। क्योंकि आजमगढ़ की जनता माननीय मुलायम सिंह जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय डिम्पल जी को, माननीय धर्मेंद्र जी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम पहले मुलायम सिंह जी के लिए भी किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2019 की बात ना कीजिए, किस लिए न कीजिए ये आप भी जानते हैं, इस पैनल में बैठे हुए सब जानते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव 2014 की बात कर सकते हैं, 2014 की बात कर सकते हैं, कह रहे 2014 की बात कर सकते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव का अपना एक कद है, लेकिन 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इसी वजह से जीत मिली थी। सुनिए राहुल जी, मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ ना, कह तो रहा हूँ। अभी मैं 5 विधानसभा जो अभी हुई है, 2 महीने भी नहीं बीते, 3 महीने भी नहीं बीते उसको, हमने ना जो हमारा सबसे कम मार्जिन से जो हमारा वहां विधायक जीता है वो 12,000 है, सबसे कम मार्जिन से, जबकि 2,500 से कम मार्जिन से हमने 77 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हारी। तो हमारा जो सबसे कम मार्जिन का विधायक है वो 12,000 से। अभिषेक जी, ऐसा नहीं लगता कि इस बार उपचुनाव फंस गया है आजमगढ़ का,
इसी वजह से डिंपल यादव को ना उतारकर धर्मेंद्र यादव को उतार दिया गया। लड़ाई नंबर 1 की हराई नहीं गई, हम सपा जीत रही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो दूसरे और तीसरे नंबर जब मान बैठे हैं तो हो सकता है आप भी आजमगढ़ के थे अभिषेक राय जी, आप ही उम्मीदवार हो जाते। अरे साहब मैं उम्मीदवार हूँ, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन हुए नहीं। हमारी पार्टी की डिमांड थी। सुन लीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। मेरा जब मौका आएगा, मेरा जब समय आएगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो बात करूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे सम्मान दिया, मैं मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने आपके जल में बैठा रखा। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो इससे ज्यादा सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को क्या दे सकते हैं? सही बात। अगर आप एक बात समझिए, उन्होंने एक पढ़े लिखे आदमी को आपके चैनल पे बैठने के लिए। अच्छा ठीक है, जो एक और भी मेहमान है, जरा ये परिवारवाद की परिभाषा अपने हिसाब से समझा दीजिए। परिवारवाद की बात है, अगर पंकज सिंह के बेटे को टिकट मिले तो परिवारवाद नहीं, उनके राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे को टिकट मिले तो वो परिवारवाद नहीं। आप सपा को भी परिवारवाद की बात करते हैं साहब। आप करो तो कुछ भी और हम करें तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाओ। अशोक पांडे जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसको टिकट दिया? अशोक पांडे जी, हमारे आजमगढ़ की लोकल इकाई ने मांगा, उसको टिकट दिया गया। अशोक पांडे जी पहले जो ये कैंडिडेट घोषित कर चुके थे, उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया आप लोगों ने। अब बदायूं में चुनाव हारे तो पहुंच गए आजमगढ़। देखिए, आपको बता दें, ये गलत बात है। सुनील आनंद साहब लड़ने को ही तैयार नहीं हुए इनके पार्टी से, और ये परिवारवाद की व्याख्या कर रहे थे। डॉक्टर लोहिया की पार्टी कहते हैं अपने को। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, और ये लोग कहते हैं पूरा परिवार ही हमारा समाज है। ये जो भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे, सदन में नेता वही होंगे, विधानमंडल दल में नेता वही होंगे, विधान परिषद में उनके परिवार के लोग होंगे। सरकार बनी तो पूरे परिवार के सारे लोग मंत्री हो गए। ये पूरा परिवार एक कुर्बा समाजवादी पार्टी है, जो लोहिया के सिद्धांतों पर तो बिल्कुल नहीं है। लोहिया पूरे समाज को परिवार कहते थे, ये परिवार को समाज कहते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है कि इस बार समीकरण बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। निश्चित तौर पे इस बार ये तीसरे पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कहना है वो तो पहले पर है। पहले पर है। देखिए, वो पहले पर तो इसके पहले भी थे। इन लोगों का जो MY समीकरण था, ये MY इनका जो चल रहा था बदल गया है। अब A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमने लोगों को लाभ दिया है, सत्ता दिए, हमें लाभार्थियों ने सत्ता दिया है। एक खाली एक इतिहास की बात मैं बताना चाहता हूं। तो ये है, एक जानकारी सुन लीजिए तो बोलने दीजिए। अभी वलीउल्लाह, ये लोग वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का जाने दीजिए, उधर न जाइए, जिसे आज फांसी की सजा हुई है। उधर न जाइए आप पांडे जी, उधर न जाइए। ठीक है, संक्षेप में अपनी बात कर लीजिए। राय साहब, संक्षेप में अपनी बात कर लीजिए। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी का रुख करेंगे। जो बोलना है कहिए। अभिषेक जी। राहुल जी, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। एक इतिहास की बात है। आज तक आजमगढ़ में जितने चुनाव हुए आजादी के बाद से, एक इनकी 96 में एक विधायक की सीट आई थी, उसके अलावा आज तक इन्होंने कोई सीट नहीं जीती। जो भी जीती वो भी समाजवादी पार्टी के दूसरे लोगों को तोड़ के, रमाकांत यादव जी को तोड़ के ले गए थे। आज रमाकांत यादव जी कह रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर 10 में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, अरे साहब दोबारा कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता। हम लोग हो गए, नहीं उखाड़ पाओगे आजमगढ़ में। आप अपने अवधेश कुमार जी समझदार है। देखिए, रामपुर की बात न करके आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। 3 कैंडिडेट है, कांग्रेस ने अपने आप को हटा दिया है रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर। जाहिर तौर पर जहां तक हमने भी पढ़ा, जमानत जब्त कराएंगे इनकी कि जमानत तीसरे ठीक है, हो गया अभिषेक जी, पता नहीं, चुनाव का कोई भरोसा नहीं। आप लोग भी विधानसभा चुनाव में मान बैठे थे कि हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना सजो लिया था, सबने कैबिनेट में बांट लिया था, लेकिन हुआ क्या सब जानते हैं, छोड़ दीजिए उसे। आप किस तरीके से आकलन करते हैं अवधेश कुमार जी, आजमगढ़ और ये जो 3 कैंडिडेट हैं, MY फैक्टर चलेगा?
विधानसभा में एमवाई फैक्टर चला है। एम फैक्टर में तो मुझे अभी कोई संदेह नहीं है। एम फैक्टर अभी इंटैक्ट है कि जिस ढंग का वातावरण देश में बनाया गया है मोदी सरकार और योगी सरकार को लेके, उसमें मुसलमान का बहुमत अभी भाजपा के पक्ष में मत देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। पिछली बार मैं उस क्षेत्र के चुनाव में था तो यादव एक मुक्त रूप से सपा के साथ जा रहे थे, लेकिन मैंने कुछ प्रतिशत लोगों के अंदर पुनर्विचार का भाव देखा था। जैसे ऐसे लोग मुझे मिले थे जिनसे पूछता था तो बोले कि हम तो देंगे भी भाजपा को, तो हमारा वोट नहीं माना जाएगा क्योंकि हम लोग सपा के समर्थक मान लिए गए हैं। इसका मतलब था कि कम प्रतिशत ही सही यादवों में ये सोच उभर रही थी कि एक जाति की पहचान हमारी एक पार्टी से ही नहीं होनी चाहिए। अब इस चुनाव में वो कितना काम करेगा कहना कठिन है, लेकिन सपा के प्रवक्ता अभिषेक जी बता रहे थे जमानत जब्त होगी। अरे साहब, 2019 में अखिलेश जी खड़े थे तब भी जमानत जब्त नहीं हुई। 3,60,255 वोट जो है निरहुआ को तब भी आ गया था, और जबकि ये साथ में चुनाव लड़े थे तो गठबंधन में 2 लाख जी। इस समय सरकार बनी है, एक उत्साह का माहौल है, अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी बेहतर टक्कर नहीं देगी और वो जीतने की संभावना से नहीं लड़ेगी। एक पत्रकार होने के नाते तो मैं कम से कम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। तीसरी बात जो कहना है, देखिए समाजवादी पार्टी को एक संदेश देना था आजमगढ़ से। ये बता रहे हैं कि आजमगढ़ की जिला इकाई ने बिल्कुल प्रस्ताव पारित कर दिया था कि डिम्पल जी को या इनको लड़ाया जाए, धर्मेंद्र क्यों प्रस्ताव पारित कर दिया था? प्रस्ताव क्या किसी के निर्देश पर, किसी के इशारे पर पारित कराया गया था? ये कौन लोग हैं जो लोकल की जगह चाहते हैं कि नहीं, अगर अखिलेश जी नहीं है, मुलायम जी नहीं है, तो उस परिवार से ही आदमी आए? तो क्या उस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के लोगों को ही यह विश्वास नहीं है कि अगर परिवार से कोई नहीं आया तो शायद भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी पराजय हो सकती है? तो यह जाहिर है कि जिला इकाई के आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है और यह समय था अखिलेश यादव को जो परिवारवाद का आरोप आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक जी। नहीं, उनका काम है मुस्कुराना। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जब ये करा रहे थे सर, आजमगढ़ के लोग अगर एक कौन सी सीट जीती है, कौन सी सीट जीती है? हमारे लोकल नेता हरा रहे हैं कि नहीं हरा रहे हैं? 9 बार के विधायक दुर्गा यादव, लेकिन एक चीज है, जमानत जब्त करा रहे हैं। वो चीजें अभिषेक जी मान लेता हूं आपकी कि आप मान बैठे हैं कि कोई नहीं है आपके मुकाबले में, लेकिन जो वोट प्रतिशत है और जिस तरीके से, 1 मिनट बात तो सुनिए, ये सवाल अवधेश जी से है। वो जो वोट प्रतिशत है, यानी कि एम का वोट कितना, वाई का वोट कितना, अदर का वोट कितना, निरहुआ कौन सी बिरादरी से आते हैं सब जानते हैं, गुड्डू जवाली क्या है सब जानते हैं। अब धर्मेंद्र यादव को आप लेकर गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो डेंट लगेगा समाजवादी पार्टी को, अगर समाजवादी पार्टी मान बैठी है। देखिए, मुलायम सिंह का कद अलग था, 2019 में अखिलेश यादव आते कद अलग था, लेकिन गठबंधन में थे, लेकिन ये उपचुनाव है। देखिए, ऐसा है कि मुझे बोलना है कि अभिषेक जी, ऐसा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मानसिकता में अंतर होता है, गुणात्मक अंतर था। विधानसभा में भी आप भी गए होंगे, जहां जहां भाजपा के विरोध में भी लोग मत डाल रहे थे, ऐसे लोग बड़ी संख्या में बताते थे कि लोकसभा चुनाव में तो हमारे साथ समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ हमको मोदी को वोट देना होगा। इस बार हम जो है इसमें वोट डाल रहे हैं। तो ये संभव है कि उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, इस समय राष्ट्रीय चुनाव देखते हुए उनका मत बदले। यादव में मैं अभी इस समय भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यादवों के अंदर, चूंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 मैं भी मानता हूं अवधेश जी, आपकी बातों को मैं भी मानता हूं, मैंने भी देखा है। पुनर्विचार तो आज भी कुछ भी हो जाए वो उन्हीं के साथ है, कुछ भी हो जाए। रफत जी, हालांकि दर्शक दीर्घा में है, आप लोग कांग्रेस दर्शक दीर्घा में है, कोई कमेंट है उपचुनाव को लेकर? खुद कहा था अभी राहुल जी की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी बन जाती हैं जनता के प्रति। तो उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से 2024 की तैयारी कर रही है और अपने संगठन में पूरी मजबूती से लगी हुई है। तो आने वाला कल बताएगा कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं सोच रहा था कि उपचुनाव आपकी पार्टी लड़ती तो आज ही ऑल द बेस्ट बोलता, लेकिन अब 2024 के लिए है, बेस्ट तो हो ही नहीं पा रहा है, बस बोल ही सकता हूँ। नहीं, बेस्ट होगा क्यों नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत तो बहुत की जा रही है, यकीन करते हैं, हिम्मती से काम लेके आगे बढ़ेंगे। अवधेश जी, रामपुर के लिए क्या कहा जाए?
देखिए, रामपुर में ध्यान रखिए कि पिछले बार आजम खान थे जी, तब भी जया प्रदा ने कड़ी टक्कर दी थी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। और वहां से मेरे ख्याल से 1,09,000 वोट से केवल हारी थी वो, पूरा टक्कर दिया था, जबकि 52% मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो इस बार आजम खान स्वयं नहीं है, उनका प्रतिरूप वहां है जी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, पिछले बार जया प्रदा थी, खैर वहां से वो सांसद रह चुकी थी, उनका एक नाम भी था, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। इसलिए रामपुर का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। पत्रकार के नाते हम और आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव परिणाम को अगर हम ध्यान रखते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से जोर लगाया तो अभिषेक जी, कहीं यही आत्मविश्वास जो विधानसभा चुनाव में था वही उपचुनाव में न दिखे और बाद में पता चले कि हमारे हाथ कुछ आया ही नहीं। राहुल जी, देखिए, हमें अति आत्मविश्वास न विधानसभा चुनाव में था न इस चुनाव में। आप सबको पता है कि बीएसपी ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी को 122 सीटों पे हराने का प्रयास किया। उन्होंने कैंडिडेट्स ऐसे खड़े किए, सबको पता था वो किसकी बी टीम है। एआईएम ने हमें 14 सीटों पे हराने का प्रयास किया, 14 सीटें उन्होंने हमें हराई हैं। तो ये जो बी टीम ये खड़ी करते हैं वो लोकसभा चुनाव में कहीं कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। तो जनता को सीधे ये ठीक है, आप तो आजमगढ़ की बात तो डंके की चोट पर कह गए, रामपुर के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं रामपुर के लिए भी कह रहा हूँ। आप देखिएगा, वहाँ पे आजम खान साहब ने खुद कैंडिडेट आज डिसाइड करा है। वो हमारे बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड मतों से इनको जिता के रजा साहब को लोकसभा भेजना के बड़ी इज्जत दी है आजम खान को आप लोगों ने। जो आजम खान के ऊपर जुल्म हुआ है, आप सुन लें, जो आजम खान साहब के ऊपर जुल्म हुआ है वो रामपुर की जनता सूद समेत इस भारतीय जनता पार्टी को वापस। ऐसा होगा क्या पांडे जी? देखिए, आजम खान साहब लड़ने के परिवार का कोई इनकी पार्टी से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। विधानमंडल दल की बैठक में नहीं गए, जेल में इनके प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिला। ये अपने आजम खान को अपना कहते रहे, आजम खान इनके हैं नहीं। मेरा ये मानना है कि इस उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में इनकी जमानत नहीं बचेगी, निश्चित हम आपसे कहना चाहते हैं। कैसे? दोनों सीट तो नहीं की है, ये तो अभी भी कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। राहुल जी, आप राजनीति छोड़ देंगे पांडे जी अगर हमारी जमानत देखिए, दोनों सीटें इनकी हैं, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन परिस्थिति बदली है, अब परिस्थिति बदली है और हालात है। देखिए, परिस्थिति बदली है, परिस्थिति बदली है और इनकी पार्टी अब खत्म हो रही है। भावना में न भैया आप लोग छोड़ के चले गए, दोनों सीटों पर हम राजनीति चले गए, इनकी पार्टी खत्म हो रही है। एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज। इनकी पार्टी खत्म हो रही है, समाजवादी पार्टी खत्म होने के कागज पूछे, क्यों नहीं पूछते? अंतिम सांस ले रही है समाजवादी पार्टी। दोनों सीटों पे मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सिंपाल गए, आजम गए और निश्चित है इनकी जमानत नहीं बचने वाली है। राजनीतिक संन्यास ले लोगे पांडे जी? पूछ तो रहा हूँ, राजनीतिक संन्यास ले लोगे? अरे राजनीति में तो आप लोग चैलेंज करते हो और नहीं करा पाए तो राजनीतिक जाते हो। आपसे कौन राजनीतिक संन्यास करेगा? आप लोग चैलेंज करते हो, मुकर जाते हो। अरे बहाना ले लेते हो ईवीएम से छेड़छाड़ का, या कह देते हो सब बसपा ने हरा दिया, उसने ओवैसी ने हरा दिया, आपको हारना है। हारने का एक बहाना सोच लीजिए राय साहब, और आपसे वैसे हारने का कोई बहाना सोच लीजिए, क्योंकि हारना तय है। हालांकि ये तो जनता को तय करना है कि जनता को क्या करना है, किसे जीत किसे हार वो देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि रोचक इसलिए क्योंकि जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है। कांग्रेस इस उपचुनाव से अलग है, अलग दावा कि हम 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और वहीं आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दम भरा जा रहा है कि रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव वो जीत रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि समीकरण बदल चुके हैं, इस बार न आजमगढ़ बचने वाला है न रामपुर।
हालांकि सब कुछ वोटर्स पे तय है कि किसके पाले में दोनों सीट या फिर कोई भी सीट न देकर, बीजेपी को कोई सीट न देकर समाजवादी पार्टी फिर यहां अपने कैंडिडेट को जिता पाएगी या फिर इसमें भी बदलाव देखा जाएगा। ये तो चुनाव के बाद रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। लेकिन दावे अपने अपने सभी के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।